किस तरह से बनती है मिली-जुली सरकार या गठबंधन की राजनीति। ये शब्द सुना तो बहुत है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या होता है, ये कैसे बनती है, भारत में ये किस तरीके के नाम से जानी जाती है, इसके दोष क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले गठबंधन की सरकार या मिली-जुली सरकार क्या होती है, इसको इंग्लिश में कोलिजन गवर्नमेंट या पॉलिटिकल अलायंस के नाम से जानते हैं। कोलिजन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मिलकर साथ चलना। जब कुछ राजनीतिक समूह मिलकर एक साथ आगे बढ़ते हैं तो और सरकार बनाते हैं तो उसको हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं और पॉलिटिकल अलायंस भी उसको भी हम कहते हैं। अब ये हम अच्छे से जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का आधार होता है चुनाव या निर्वाचन। निर्वाचन कैसे किया जाएगा? निर्वाचन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? राजनीतिक दलों का होना। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो आप इलेक्शन कैसे कराओगे? नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। जब कुछ लोग एक सामान्य उद्देश्य को पाने के लिए, नॉर्मली सामान्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति, तो समान उद्देश्य को पाने के लिए एक साथ आते हैं, उनको राजनीतिक दल के नाम से जाना जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने कुछ कॉमन एजेंडाज होते हैं। उन एजेंडा या जो उनकी घोषणा पत्र में जो लिखा जाता है उससे जो सहमत होता है वो ऑटोमेटिकली उस पार्टी से जुड़ जाता है। तो राजनीतिक दल एक कॉमन इंटरेस्ट को लेकर लोगों का बनाया गया समूह होता है और इनका अंतिम लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्ति। तो लोकतंत्र में, क्योंकि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि जनता जब डायरेक्ट हर एक लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट ना करके अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से, जो प्रतिनिधि राजनीतिक दलों से आते हैं, चुनाव के माध्यम से असेंबली में, पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में भेजती है और वो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ में जब लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार खड़े होते हैं, जनता उन्हें वोट देती है और उन्हें चुनाव के माध्यम से चुनती है और सत्ता में वो आते हैं, राजनीति सरकार बनाते हैं और राजनीतिक दलों के लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। अब ये तो एक कॉमन सी बात हो गई कि क्या है प्रतिनिधि लोकतंत्र और क्या है राजनीतिक दल। अब इनमें गठबंधन कहाँ से आ गया देखते हैं। देखो, मान लीजिए ये हम जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए हमें बहुमत की जरूरत होती है। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत की जरूरत होती है। सपोज करिए कि 100 वोट पड़ना है, टोटल वोट कितने पड़ना है? 100 में, अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना लेके ABCD में डिफाइन कर रही हूँ, तो A को मिला 40 वोट, B को मिला 45 वोट और C को मिला 15 वोट। ठीक है, अब हमको तो चाहिए 50% प्लस। 50% से ऊपर कुछ भी हो वो ही हमारा क्या होगा? बहुमत होगा। अब ए वाले को 40 मिले हैं तो ए वाले भी सरकार नहीं बना सकते। बी को 45 मिले हैं, बी भी सरकार नहीं बनाएगा। और ऐसे अगर आप देखो तो जिस सी है जिसको 15 मिले हैं वो तो सरकार से कोसों दूर है। लेकिन यहाँ पर यही है राजनीति, यही है पॉलिटिक्स। यहाँ पर जो सी है ना, ये बन जाएगा आपका किंग मेकर। सी क्या बन गया? किंग मेकर। क्यों? अगर वो ए के साथ मिल जाता है, ए के साथ मिल जाता है तो ए को मिल जाएंगे 55% वोट, तो ए के हो जाएंगे 55 यानी 50 प्लस, ये सरकार बना लेगा। अगर ये 45 वाले के साथ चला जाता है वो भी सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो सी का रोल यहाँ पर
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो सी जो पार्टी है, दिखने में तो लग रही थी कि 15 ही वोट मिले हैं, कुछ भी काम की नहीं है ये, लेकिन ये है किंग मेकर, ये किसी के भी साथ मिलके सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आती हैं तो इनको हम कहते हैं मिलीजुली या गठबंधन की सरकार या पॉलिटिकल अलायंस। क्लियर है? अब भारत में दो आपको नाम बहुत सुनाई देते हैं, एक एनडीए गवर्नमेंट और दूसरा यूपीए गवर्नमेंट। तो भाई इसको भी समझ लेते हैं, कहीं से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। जो राजनीतिक दल कांग्रेस में नहीं शामिल हुए थे वो सारे मिलकर एनडीए में शामिल हो गए थे और फिर एनडीए की गवर्नमेंट भी बनी थी। तो एनडीए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कब शुरू हुआ? 1998 में। किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। कौन है इसमें? जो राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ नहीं थे वो सारे, जैसे एडीएमके हुआ, आपका शिवसेना थी, तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इसका हिस्सा हुआ करती थी या कुछ इसमें अभी भी है। दूसरी है यूपीए। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए मींस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये जब 2004 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तब बहुत सारी पार्टीज जो एनडीए का हिस्सा नहीं थी, बहुत सारी पार्टीज कांग्रेस के साथ आ गई थी और सरकार बनाई थी। बीएसपी और आपका सपा, ये बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी। तो ये है यूपीए और एनडीए का डिफरेंस। फुल फॉर्म आता है, आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ, ये भी आपको होना चाहिए, कौन कांग्रेस का है और किसमें जनता बीजेपी शामिल। अब बात आती है कि भारत में गठबंधन की सरकार क्यों जरूरी हो गई, क्या कारण है इसके? तो भारत में गठबंधन की सरकार, देखो क्षेत्रीय दलों की भूमिका भारतीय राजनीति में बढ़ती चली जा रही है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका राजनीति में बढ़ती चली जा रही है। लोगों के एम्बिशंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो सरपंच से लेके सांसद, प्रधानमंत्री तक बनने के रखता है हौसले और रखता है इच्छा। तो क्षेत्रीय दल जब अपना रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं तो इनको राज्य में जब मिलते हैं वोट तो ये राज्य की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। राज्य की राजनीति में जब ये अपना रोल प्ले करते हैं तो धीरे से ये संसद की राजनीति में उतर जाते हैं। तो क्षेत्रीय दलों का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है वो लोगों की जो एम्बिशंस है, महत्वाकांक्षाएं हैं क्षेत्रीय दलों की, उसकी वजह से भी गठबंधन की सरकारें भारत में तेजी से बढ़ी हैं। विभिन्न दलों के साथ मिलकर, अब क्या है कि आप एक छोटे से किसी गांव में सरपंच हो लेकिन आप सपना तो देख रहे हो पार्लियामेंट में जाने का, तो ये सपना कैसे पूरा होगा? हम बहुत सारे और जो दल हैं उनके साथ मिलकर ही हम आगे बढ़ जाएंगे, उनके सहयोग से आगे बढ़ जाएंगे और अपने उस ड्रीम को पूरा कर लेंगे। तो क्षेत्रीय दलों का बढ़ता हुआ महत्व भारत में और भी बहुत से कारण होंगे, लेकिन जब आपको ऑप्शन में ये मिले तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आप इसे ही टिक करके आप जब ये गठबंधन की सरकारें बन जाती है तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। देखो, फायदा तो ये होता है कि इलेक्शन आपको बार बार नहीं होता है, वो मिलके सरकार बना दी। लोग जब कॉमन एजेंडा के लिए एग्री करते हैं, जैसे मान लो बोल दिया कि कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना है या 2050 तक भारत को पूरी तरीके से बेरोजगारी मुक्त करना है। अब इस कॉमन एजेंडे में जो जो लोग शामिल हैं उनको लगता है हाँ ये जरूरी है, वो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो एक अच्छे निर्णय को ध्यान में रखते हुए लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है और उसमें आगे बढ़ जाते हैं, तो सरकार बन जाती है। अब जब तक वो लोग साथ में रहेंगे, मिलजुल कर वो काम करते हैं, तो इसमें सहयोग की राजनीति
मुक्त हो जाती है, क्योंकि वो एक अकेले हुए तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो सहयोग की राजनीति इसमें देखने को मिलती है गठबंधन की सरकारों में। आपको अलग अलग पार्टी अलग अलग क्षेत्रों से बनी है, मिलकर यहाँ आई है, तो जो क्षेत्र होंगे यानी जो राज्य होंगे तो रीजनल लेवल पर भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। तो गठबंधन की राजनीति सहयोग की राजनीति को जन्म देती है। क्लियर है? अब हम इसके डीमेरिट्स देखते हैं, यानी कि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। जब हमने बहुत सारे लोगों को साथ लेकर सरकार बना ली, आए तो ये क्या सोच के थे भाई, किसी को पार्लियामेंट में बनना है, एमपी बनना है, किसी को स्टेट में एमएलए बनना है, तो वो साथ आए तो इन कुछ शर्तों के साथ, जैसे ये 15 वाला जो था, ये अपनी शर्तें तो लगाएगा कि भाई हमको मिनिस्टर बनाओगे कि नहीं, तभी हम आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हैं। सपना पूरा करने का मौका मिला है तो कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। तो ये किंग मेकर महोदय जो है सी, ये कहेंगे मिनिस्टरशिप तो चाहिए चाहिए। तो ऐसे जब हम सहयोगी दलों के साथ मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं तो ऐसे में मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और हमारा बजट पर भार बढ़ता है, क्योंकि मिनिस्टर बनेंगे, आपको वो फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, आपको वो सैलरी देनी पड़ेगी, आपको एकोमोडेशन देना पड़ेगा यानी आवास देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो हमारे बजट पर, राजकोष पर भार भी बढ़ता है। दूसरी बात, ये सरकार बनाने तक तो ये ठीक है कि ये शामिल हो गए, लेकिन सरकार 5 साल तक जब चलाना है तो छोटे छोटे ऐसे बहुत से मुद्दे बीच बीच में आते हैं जिनमें इनका सहयोग नहीं मिलता और ये सरकार गिराने की धमकी भी देते हैं। तो गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि सरकारें 5 साल पूरा नॉर्मली नहीं कर पाती, कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो नहीं कर पाती, बीच में सरकारें गिर जाती हैं, क्योंकि इनमें मतभेद होते हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना नॉट ए इजी टास्क, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। इतने लोगों को संतुष्ट करके एक साथ लेके 5 साल तक पूरे देश की सरकार को चलाना या पूरे राज्य की सरकार को चलाना डिफिकल्ट होता। तो इनमें बीच में ही सरकारें गिरने का डर बना रहता है। क्लियर है? अब देखते हैं, ये अस्थिरता सरकार की रहेगी, कभी भी हो जाएगी। अब ये समझौते से चलती है। उन्होंने कहा भाई देखो, हमने आपसे कहा था इस बारे में आप कर लीजिए, नहीं तो हम तो लेते हैं अपना विश्वास मत वापस। तो जो जिस पार्टी का पीएम या सीएम है उन्हें इन समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सारे मामलों में उन्हें झुकना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। तो ये सहयोग की राजनीति फिर समझौते की राजनीति में बदल जाती है। मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और लोगों में आपसी मतभेद, जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो डिसीजन भी बड़े स्लो होते। पूर्ण बहुमत की सरकार हो, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, पूर्ण बहुमत की सरकार, कोई भी एक आपने बोला कि इस पर हमें कानून बनाना, पूर्ण बहुमत फटाफट पारित होगा, फटाफट पास हो जाएगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ एग्री होंगे, कुछ डिसएग्री होंगे, तो डिसीजन जो होता है बड़ा स्लो होता है, तो निर्णय बहुत धीरे धीरे होते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से मिलीजुली सरकार क्या है, मिलीजुली सरकार के फुल फॉर्म हमने देखे, मिलीजुली सरकार के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखिए कि मैंने बोला था कि मिलीजुली सरकार में मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो जाती है क्योंकि हर एक को संतुष्ट रखना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए 91, कौन सा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, कब किया गया? 2003 में। और ये बोला गया कि जो जितने लोकसभा में सांसद हैं उनके
15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे। ये एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा अच्छा निर्णय था कि लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या का 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे। तो अब इस बात को ध्यान में रखा गया है। तो जो कैबिनेट है, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी संख्या अब सीमित हो गई है। उसको सीमित करने के लिए किया गया था। तो आपका इससे एक इतने सेंटेंस से 4 क्वेश्चन आराम से निकल आएंगे। एमसीक्यूज कैसे बनते हैं ध्यान से देखिए। मंत्रियों की संख्या को सीमित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 91। किस वर्ष में हुआ? 2003। 91 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? मंत्रियों की संख्या को सीमित करने से संबंधित है। कितने प्रतिशत मिनिस्टर होंगे इस संविधान संशोधन के अनुसार? 15%। कुल सांसदों का, लोकसभा के कुल सांसदों का या विधानसभा के कुल एमएलए का 15%। तो इससे आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। इस तरीके से आप अगर पढ़ते हो तो आपके यहीं पर आप इतने क्वेश्चन पुट अप खुद से कर लीजिए, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़ाई कीजिए। ओके, तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय।